मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जयती। और मैम इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके बारे में कुछ बातें भी हम सुनने वालों को बता दें। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, हमारे विशेषज्ञ का एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दें। हमारे विशेषज्ञ का परिचय है कि आप NSF प्रोजेक्ट ऑन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर भी आपने काम किया है और साथ ही आप यूएस की एक यूनिवर्सिटी है अर्बन यूनिवर्सिटी, उसके साथ भी आप जुड़ी हुई हैं। गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से भी आप जुड़ी हुई हैं। तो मैम अब हम अपनी बात जो है शुरू करते हैं। जैसा कि आज का विषय हम लेकर आए हैं कि हम बात करेंगे पानी की शुद्धता और उपलब्धता पर। तो एक कहावत है कि जैसा अंजल खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। तो हम जो पानी पीते हैं, ये बहुत पुरानी कहावत है और इसको वेदों में कहा गया है कि जैसे जो खाना हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, हमारा विचार हो जाता है, और जैसा पानी हम पीते हैं वैसी ही हम वाणी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि पीने का पानी शुद्ध हो, मीठा हो तो हम मीठा ही बोलेंगे। हाँ, तो जयती मैं आपकी इस लोकोक्ति से भी और आपकी इस बात से भी सहमत हूँ, क्योंकि अब हम आप पाएंगे कि खास करके शहरों में लोगों ने मीठा बोलना बंद ही कर दिया है ऑलमोस्ट। और हमारे क्योंकि हमें मीठा पानी मिलना भी ऑलमोस्ट बंद हो गया है। हमने अपने सारे जल स्रोतों का बुरी तरह से उनको प्रदूषित कर दिया है। तो इसलिए हमारी वाणी भी बहुत ज्यादा प्रदूषित है आज के दौर में, आप पाएंगे। तो मैम सबसे पहले तो हम शुद्ध जल पे बात करें, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि जो शुद्ध जल की जो कमी है पर्याप्त मात्रा में, हम उसकी कमियों के बारे में बात करते हैं कि क्या कारण है कि जो शुद्ध जल है वो हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है। देखिए जयती, सबसे पहली बात यह है, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स से भी, और हमेशा मैं जहां भी ये प्लेटफॉर्म पाती हूँ, हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि पानी या जल ऐसी चीज है जिसका उत्पादन हम नहीं कर सकते। हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा साफ करके रीयूज कर सकते हैं, उसको दोबारा से यूज करें, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी सफाई करके फिर से उसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम जल पैदा नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो नेचर ही हमें देती है। तो ये एक तरीके का जीरो सम बैलेंस होता है। कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो जल है उसको हम दो भाग में बांट दें अगर, कि हमारा साफ जल और गंदा जल ऐसे, या प्रदूषित जल, तो उसमें आप पाएंगे कि हमारे पास टोटल यही जल है। अब हम किस जल की मात्रा बढ़ाते हैं, मतलब हम जल के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा हम प्रदूषित जल बनाएंगे, जल के स्रोतों को प्रदूषित करेंगे, तो हमारे पास शुद्ध जल की, साफ जल की कमी होने लगेगी। और हमने यही करा है डेवलपमेंट के नाम पे या विकास की जो अंधी दौड़ में हम भागीदारी किए हैं, तो हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सम्मान करना बंद कर दिया है। इसमें आप चाहे नदियों की बात कहिए, चाहे झीलों की बात कहिए, या हमारे पॉन्ड्स की बात कहिए, तालाबों की बात कहिए, इन सारे ये जगहें जो कभी हमारे गांव में और पुराने समय में पूजा के स्थल हुआ करते थे, साफ सफाई रखी जाती थी इन जगहों पे, वो अब प्रदूषित होते हैं। आप पाएंगे कि हमारी सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि धार्मिक आस्था अगर हमारे अंदर है तो हमारे लिए गंगा द बेस्ट सेक्रेड रिवर है इस सेंस में, मतलब गंगा हमारे लिए सबसे पवित्र नदी है, लेकिन हम उसको भी क्लीन नहीं रख पा रहे हैं, साफ नहीं रख पा रहे। ये एक बार ये लग सकता है कि केवल गवर्नमेंट की कमियां हैं कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे, लेकिन ये आप पाएंगे कि ये हमारी रहन सहन या हमारी जो अर्बन वे ऑफ लाइफ है उसका दुष्परिणाम है कि हमें हमारे जो स्रोत हैं उनको हम बचा नहीं पा रहे। और इसलिए हमारे पास पानी बहुत है, ऐसे देखेंगे अगर आप तो पानी बहुत है, लेकिन शुद्ध जल की कमी है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको अभी एक दिल्ली की रिसेंट एक घटना बताना चाहती हूँ। अभी लोग वहां पे अभी भी प्रभावित हैं। वो ये है कि यमुना में पानी कम होने से अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, और यमुना में पानी कम इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा ने पानी कम छोड़ा, उनके यहाँ भी पानी की दिक्कत है। अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो फैसिलिटीज हैं दिल्ली जल बोर्ड के पास, उसके द्वारा वो
अमोनिया के केवल 0.9 ppm तक ही, पार्ट्स पर मिलियन तक ही मात्रा क्लीन कर सकते हैं, और ये 2 दशमलव कुछ के करीब पहुंच गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये बढ़ गई थी। तो वो उसकी सफाई भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही लोगों तक उसको पहुंचा पा रहे थे। तो लोग लाइन में खड़े होकर के पानी का वेट कर रहे थे, टैंकर के थ्रू उनको पानी पहुंचाया जा रहा था। तो ये मेरे कहने का ये तात्पर्य इसमें ये है कि जो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते हैं बिना ट्रीट किए नदियों में, या जो हमारे खेतों से आते हैं, पेस्टिसाइड यूज किए हुए खेतों से हमारे जो पानी आता है, जो कि नॉन पॉइंट सोर्स कराता है पोल्यूशन का, उसकी वजह से हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो भी प्रदूषित हो रहा है उसकी वजह से। और ये एक बड़ा यद्यपि कि हम पानी में एक रिच कंट्री माने जाते हैं, उसके बावजूद हमारे पास पानी की कमी है, क्योंकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको लगातार प्रदूषित करते जा रहे हैं। यही शुद्ध जल की कमी का मेन कारण है। जी मैम, हमने कमियों की बात कर ली, तो अब हम चाहेंगे कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ये भी बताएं कि शुद्ध जल से क्या तात्पर्य है। देखिए, शुद्ध जल से मतलब होता है वो पानी जिसको आप पी सकते हैं, और उस पानी में आपके जैसे जिसका TDS कहते हैं, ठीक है, TDS मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड, मतलब पानी में जो मिनरल्स डिजॉल्व हैं उनकी मात्रा 1 मीटर होता है, नापने के लिए आता है, जिसमें वो मशीन की तरह होता है छोटा सा, जिससे आप अपने पानी का TDS नापते हैं। वो अच्छे पानी का TDS 300 से अधिक नहीं होना चाहिए। 600 तक के TDS का भी पानी पिया जा सकता है, लेकिन 300 जो लेवल होता है पानी के TDS का वो बेस्ट होता है। तो ऐसा पानी जिसमें कि इम्प्योरिटीज नहीं है, अशुद्धता नहीं है, चाहे वो उसमें प्लास्टिक के कण नहीं होंगे, उसमें कोई फ्लोराइड नहीं होगा, आर्सेनिक नहीं होगा, मतलब जो पानी पीने में आपको ठीक लगेगा, बहुत मीठा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्वच्छ पानी वही होता है जो स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है। और अगर इसमें से कोई भी एक चीज है तो वो पानी एक्चुअली शुद्ध नहीं है। जैसे मीठे पानी शुद्ध तो है उस सेंस में कि वो पी सकते हैं आप, लेकिन उसमें मिनरल्स की कमी हो जाती है। जैसे WHO ने कहा है कि हम जब 60 TDS का पानी पीने लगते हैं, 60 TDS का, तो वो पानी पीने में तो हमें अच्छा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन उससे हमें कैल्शियम की कमी हो सकती है शरीर में, मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, मैग्नीज की कमी हो सकती है। ये वो तत्व होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में कंट्रीब्यूट करते हैं। जी मैम, शुद्धता की भी हमने बात कर ली और पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल की जो कमी हो रही है उसके पीछे क्या कारण है इस पर भी हमने बात की। अब बात करते हैं कि जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि जल प्रदूषण से मतलब है कि जल जो पीने लायक न रहे, या जल जो हमारे, देखिए जल प्रदूषण का कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, तो इसका मतलब है कि वह जल जो हमारे प्रयोग के लायक नहीं है वो प्रदूषित जल है, ठीक है, जो मानव के प्रयोग के लायक नहीं है वो प्रदूषित जल है, या वो जो पशु पक्षियों के भी प्रयोग के लायक नहीं है वो प्रदूषित जल है। इसलिए आप जल प्रदूषण के कई ग्रेड्स बना सकते हैं कि हाँ, ये पीने लायक पानी है, इतना साफ होना चाहिए, ये नहाने का पानी इतना साफ, जैसे कि आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मेरिट बना के दी हुई है कि कौन से पीने लायक पानी के अंदर TDS कितना होना चाहिए और फीकल कोलिफॉर्म कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस तरह का तो स्टैंडर्ड बने होते हैं। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं पानी किस कार्य के लिए आपको चाहिए, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि वो पानी कितना प्रदूषित है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने पूछा कि प्रदूषण के कारण क्या हैं, तो प्रदूषण के 2-3 कारण हैं। एक तो मानव जनित कारण है जिनको हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, ह्यूमन बीइंग जो प्रदूषण करते हैं, जैसे हम अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को ऐसे ही बिना ट्रीट किए पानी में डाल देते हैं, या बिना ठीक से ट्रीट किए पानी को नदियों में डाल देते हैं या जमीन पे छोड़ देते हैं, तो वो हमारे नदियों के पानी को, सरफेस वाटर को या फिर अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूटेड करता है, प्रदूषित करता है। दूसरा है आपका कि जो नेचुरल जियोलॉजिकल क्रियाएं होती हैं, मतलब भूगर्भिक क्रियाएं भी होती हैं जिसकी वजह से पानी प्रदूषित होता है। इसके लिए जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आर्सेनिक का प्रदूषण जो है पानी में, या फ्लोराइड का जो प्रदूषण है पानी में, वो मानव जनित है कि नहीं है, ये अभी पूरी तरह से कह सकते हैं हम कि डिसाइड नहीं हो पाया या पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया जा सका है, क्योंकि पत्थरों के अंदर भी अपने भौगोलिक
परिवर्तन आते हैं, भूगर्भिक परिवर्तन आते हैं, जिसकी वजह से कुछ जगहों पे आर्सेनिक लीच होकर के पानी में आने लगता है। रॉक एलिमेंट होता है, पत्थर से निकल के आता है, फ्लोराइड आने लगता है पानी में, और वो पानी फिर प्रदूषित होता है क्योंकि वो पीने लायक नहीं होता। उसको पीने से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, कैंसर से लेकर के स्किन डिजीज से लेकर के तमाम तरह की हड्डियों की और तमाम बीमारियां होती हैं। तो वो एक प्रदूषण का कारण हो गया। और तीसरा है कि हम जैसे है, अब तीसरे कारण को आप कुछ हद तक क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हैं कि जब पानी की कमी होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश कम हो रही है, और अगर बारिश कम हो रही है तो हमारे पास पानी की कमी होगी। जब जमीन में पानी की कमी होगी तो जो ऑलरेडी वहां मौजूद पोल्यूटेंट हैं, जो कि बारिश होने की वजह से पानी उसमें तनु हो जाते थे, मतलब कि जो डाइल्यूट हो जाते थे, वो अब कंसंट्रेटेड रहते हैं, मतलब जो उनकी सघनता बनी रहती है, तो वो पानी पोल्यूटेड हो जाता है। नहीं तो अगर बारिश लगातार हो और नदियां साफ होती रहें और पानी को ले जा करके क्लीन, मतलब एक बहाव बना रहे नदियों में, तो भी वो पोल्यूशन नहीं होगा। जी मैम, जो प्रदूषण को दूर करने के जो संसाधन हैं, उनके बारे में भी आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि कैसे दूर कर सकते हैं प्रदूषण को। देखिए, प्रदूषण को 2 लेवल पे हम एड्रेस कर सकते हैं। एक तो होता है कि सेंट्रलाइज लेवल पे हम एड्रेस करें, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को एड्रेस करने का तरीका यह है कि हम ये इंश्योर कराएं, ये खास करके गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो ये इंश्योर कराए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो पानी यूज कर रही हैं, वो अपने पानी को प्रॉपर ट्रीट करें और उनका रीयूज करें, ताकि वो कम से जितना हो सके कम ग्राउंड वाटर को यूज करें, जितना ज्यादा हो सके वो अपने उसी पानी को रिसाइकिल करके यूज करते रहें। और जब वो उसको आउटफ्लो करें, जब वो उसको रिवर में डालें, तब वो पूरी तरह से ट्रीटेड वाटर हो। पहला तो ये इंडस्ट्रीज के ऊपर आता है, क्योंकि हमारे जो पोल्यूशन, पूरा वाटर पोल्यूशन है इंडिया में, अगर आप देखेंगे तो 16% पोल्यूशन का जो लोड आता है वो इनसे आता है, रिवर इंडस्ट्रीज से आता है। होता तो वो केवल 16% है, लेकिन उनकी जो उसमें केमिकल की मात्रा इतनी हाई होती है कि वो ज्यादा घातक होते हैं। फिर करीब 75% जो पोल्यूशन लोड हमारे यहाँ है नदियों पे या पॉन्ड पे या झीलों पे, मतलब हमारे वाटर के रिसोर्सेज पे, वो हमारा सीवेज वाटर से है। तो जो सीवेज, अब हमें ये करना होगा, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है और कम्युनिटी लेवल पे भी इसमें काम किया जा सकता है कि हम अपने सीवेज को रीट्रीट करके दोबारा से उसको यूज करें। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम छोटे छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, खास करके जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, या जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं ग्रुप में, तो वो एक कम्युनिटी बना करके वहां पे एक अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवा सकते हैं और सरकार से मदद ले सकते हैं उसमें, और उस पानी को फिर दोबारा चाहे बागवानी के लिए चाहे टॉयलेट फ्लशिंग के लिए दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि जब हम पानी, जैसे घर में आजकल हमें बहुत ज्यादा, मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि जो हमारा अर्बन लाइफ स्टाइल है वो हमारे पोल्यूशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जैसे हम नियो पोल्यूटेंट्स जिनको कहते हैं, जैसे कि हम तमाम तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, क्रीम्स यूज करते हैं जो तमाम तरह के केमिकल्स वाली होती हैं, अपने आप को यंग बनाए रखने से लेकर के घर की सफाई से लेकर के, हम जो एक एस्पिरेशन लेके चलते हैं कि 99.9% हमारा एनवायरमेंट क्लीन हो, इस इच्छा को हमें त्यागना होगा, क्योंकि ये इच्छा हमें दो ही मार देती है। एक तो ये कि हम अपना 99.9% घर क्लीन रखने के चक्कर में उन जीवाणुओं को भी मार देते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, पहला। दूसरा कि ये पानी जब बह करके सीवेज के थ्रू रिवर्स में जाता है तो वो जीवाणु जो कि हमें बीमारी फैलाते थे, इस तरह के केमिकल्स के कांटेक्ट में आने के बाद अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं, मतलब अपने आप को और ज्यादा एडवांस बना लेते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है, आप भी सुन रही होंगी कि एंटीबायोटिक्स का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे इंडिया के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमारे यहाँ ऐसी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि पानी की वजह से होती है, उसका इलाज होने में अब दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करते हैं, वो उसको उन एंटीबायोटिक्स का अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब वो उसके लिए इम्यून हो चुके हैं,
और रेजिस्टेंट हो चुके हैं, उनके ऊपर वो दवाइयां अब असर नहीं कर रही हैं। और इसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इस तरह के घरेलू प्रोडक्ट के यूज करने पे दी जा रही है। जी, शिक्षार्थियों श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम। यहाँ लेते हैं एक अल्प विराम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं पानी की शुद्धता और उपलब्धता पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर नूतन मौर्य। मैम, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो प्रदूषण के जो कारण हैं, कि किस तरह से जो मानव जनित प्रदूषण है जो कि फैक्ट्रियों से निकलते हैं और हम उनको बिना ट्रीट किए नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा पानी जो है वो पॉल्यूटेड होता है और वही पॉल्यूटेड पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। मैम, यहाँ एक घटना याद आती है कि कुछ समय पहले मेरा जो है बिहार के एक शहर गया में जाना हुआ था। वहां पर फल्गु नदी है जो कि जमीन के नीचे से आम दिनों में बहती है। कहते हैं कि फल्गु का जो पानी है वो नीचे से बहता है, जब बारिश होती है तो वो दिखती है वो नदी। लेकिन क्या है कि जो पानी की वहां कभी कमी नहीं होती थी उस शहर में। अभी क्या हो गया है कि लोगों ने जो पानी की प्राप्ति के लिए जल का जो है वो वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। पहले ट्रेडिशनल बोरिंग से पानी को निकाला जाता था, अभी क्या है कि वो गैस वाली मशीन से करते हैं। तो जब एक घर में बोरिंग किया जाता है तो वो गैस वाली मशीन जो होती है वो इतनी पावरफुल मशीन होती है कि वो आसपास के जो सराउंडिंग्स होते हैं, काफी लंबा एरिया जो है वहां से वो पानी को खींच लेती है एक जगह। जिससे क्या होता है कि एक जगह तो पानी आ गया, एक घर को तो मिला, लेकिन वो 10 घरों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर वो 10 घर और अगर यही काम करेंगे तो फिर तो पूरे शहर में पानी की कमी हो जाएगी। एकदम जयती। और आप फाल्गु नदी की बात कर रही थी, मैं आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे यहाँ जो नदियां हैं वो 2 तरह की हैं। एक तो बरसाती नदी है, जब बारिश होती है तो पानी उनका दिखाई देता है, और लेकिन नदी के सतह के नीचे पानी रहता है। मतलब आप ज्यादा डिग नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही गड्ढा करेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा, ऊपर से भले न दिखाई दे। दूसरा होता है हमारी वो नदियां जो ग्लेशियर से फेड होती हैं, मतलब वो पेरेनियल कहलाती हैं, वो हमेशा बहती रहती है। जैसे आपकी गंगा है, यमुना है, ये ग्लेशियर से बहने वाली आने वाली नदियां हैं। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि इवन हमारा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर में क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बहुत बढ़ी है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, रादर आई शुड से लाइक, मुझे ऐसे बताना चाहिए आपको कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पाया गया है कि हमारा जो ग्लेशियर्स हैं जिनसे हमारी ये नदियां निकलती हैं वो 15% तक, हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं वो 15% तक पिघल चुके हैं। ये एक बहुत मतलब भयावह स्थिति है इस तरह से देखिए तो। और दूसरी बात, हम फाल्गु जैसी नदियों की बात करें तो उन नदियों की पूरी तरह से वो डिपेंडेंट होती हैं जब बारिश हो उनके ऊपर, और जब बारिश नहीं होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जब हमें पानी नहीं, ड्रॉट का सीजन आ जाता है तो वो नदियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसे कंडीशन में जो आप बात कह रही हैं कि लोग एक जगह पे गैस की बोरिंग करा करके गैस के थ्रू पानी सारा खींच लेते हैं आसपास के एरिया से, ये वाकई आप पाएंगे कि ये आपको पहला, या कह सकते हैं कि एकदम स्पष्ट उदाहरण है कि किस तरह से पानी इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है, पानी की अवेलेबिलिटी। क्योंकि गैस की बोरिंग वही लोग करा सकते हैं जिनके पास पैसे होंगे, तो वो लोग जो इस लेवल तक बोरिंग नहीं करा सकते वो न केवल खाने से बल्कि अब पानी से भी डिप्राइव होने लगेंगे। तो एक तो ये मतलब एक बड़ी बात है। दूसरी बात, जब आप कह रही हैं वाटर लेवल डिप्लीशन की, ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन की, मतलब कि भूगर्भीय जल के क्षारीकरण की, तो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में मतलब अगर हम पूरे इंडिया को देखें तो 0.3 से लेकर के 4 मीटर तक कहीं कहीं पे तो पानी का लेवल जो है वो नीचे चला गया है। और ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि पहले यूपी और खास करके गंगा के कह सकते हैं आप बेसिन में, जहां पर कि पहले पानी आपको 200 मीटर के अंदर ही मिल जाता था, अब लोगों को 600 मीटर के तक गहराई तक खोदना पड़ता है। ये एक इससे होता ये है कि हम जो भूगर्भीय जल है उसको पूरी तरह से दोहन कर रहे हैं। इसका
अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारे भूगर्भीय जल के क्षरण का क्या कारण है। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसका एक तो कारण ये है कि बरसात का कम होना। हम पाएंगे कि जो बरसात की टेंडेंसी है वो बहुत कम हो गई है। और दूसरा आप पाएंगी कि जब भी बरसात होती है तो हम फ्लड की सिचुएशन में घिर जाते हैं। मतलब एक तो बरसात नहीं होगी और अगर बरसात होगी तो सारी तरफ बाढ़ आ जाती है। तो ये दिक्कत जो है वो इसलिए है कि हमने क्या करा है कि हमने जो जमीन को पानी सोखने की क्षमता थी उसको हमने क्षरण कर दिया है, उसको हमने खत्म कर दिया है। और कैसे कर दिया है, आप पाएंगे कि हमने पिच का रोड बनाया है। हम जब अपना मकान बनाते हैं तो हम सारे एरिया कंक्रीट कर देते हैं ताकि हम सफाई से रह सकें, और उस कंक्रीट करने के चक्कर में हम ये बात भूल जाते हैं कि जो बारिश हो रही है उसके पानी को अंदर जाना चाहिए, जमीन उसको सोख सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं होती है। और पानी ठीक से नालियों के थ्रू, और हमारी नालियां भी, हम कूड़ा भी इस तरह से फेंकते हैं कि हमारी नालियां भी जाम हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो या तो बारिश होती नहीं है, और जब बारिश होती है तो हम बाढ़ में घिर जाते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन, बारिश नहीं होने के लिए भी एक बहुत हद तक हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमने पेड़ काटने से ले करके और हर वो काम किया है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज का एक खतरा आया है। तो ये एक साइकिल है जिसको हम ही ने चलाना शुरू करा है, हम ही उसको रन करा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बारिश होती है, चाहे वो थोड़ी ही बारिश हो, लगातार 1 घंटा बारिश हो गई अगर, तो हमारे नदी नाले हमारी नालियां और गलियां सब पानी में डूब जाते हैं, क्योंकि हमने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि वो पानी पर्कुलेट होकर के नीचे जाए और जाकर के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे। वो चला जाता है वैसे ही बह के, या तो नदियों में चला जाता है, और नहीं तो वो, आप समझ रही हैं, वो बेकार हो जाता है। जी मैम, एक और समस्या देखने में आती है कि जब हम नदियों की बात कर रहे हैं कि नदियां किस तरह से सूखती चली जा रही हैं, और नदियों का जो ये गैस का जो बोरिंग है ये कराने से जो नदी किनारे पर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ भी पानी की प्रॉब्लम आ जा रही है, जो शहर नदी के किनारे है। मैम, कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए भी नदियों का दोहन होता है, नदी के मार्ग को मोड़ देना, नदियों से जो सिंचाई के जो नए नए आयाम जो है वो अपना रहे, कैनाल निकाल देना, ये सब, इन सबों से भी नदियों का दोहन किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे हमारे सुनने वालों को बताएं कि नदियां जो है, मनुष्य जो है अपनी क्रियाओं से किस तरह से नदियों का दोहन कर रहा है और इसके क्या परिणाम सामने आने वाले हैं। देखिए जयती, आप भी जानती हैं कि नदियों को हब ऑफ सिविलाइजेशन, या नदियों के किनारे ही हमेशा सभ्यता का विकास हुई है। तो नदियों को सभ्यता विकास का एक मुख्य बिंदु माना जाता है। और दूसरी चीज ये थी जो आप कह रही हैं पानी के, खेतों के बारे में या एग्रीकल्चर वर्क के बारे में, तो हम करीब 70% पानी जो हमारे पास अवेलेबल पानी है 100%, उसका 70% पानी हम खेती के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमारी खेती ज्यादातर रेन फेड होती है इंडिया में, और क्योंकि इरिगेशन की सुविधा हर जगह मौजूद नहीं है, और जहां पे मौजूद है वहां पर हम कैनाल से पानी की सिंचाई करते हैं या फिर ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है कि वो एरिया जहां पे वाटर डेफिसिट है, जहां पानी की कमी है, जैसे अगर आप महाराष्ट्र का विदर्भ वाला एरिया देख लीजिए, या यूपी में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया देख लीजिए, उन एरियाज में हमने क्या किया है कि इस बदलते समय के साथ हमने ज्यादा से ज्यादा जोर दिया है कैश क्रॉप पे। कैश क्रॉप मतलब नकदी फसल जिसे कहते हैं। ये जैसे कि गन्ना हो गया आपका, ये कॉटन हो गया, कपास हो गया आपका। तो जब हम इस तरह की फसल उगाते हैं तो ये सारी फसलें पानी ज्यादा मांगती हैं, ठीक है। और जब ये पानी ज्यादा मांगती हैं तो होता क्या है कि हम जो पानी डालते हैं उसमें खेत में ऐसी फसलों के लिए, एक तो ये फसलें खुद ही पानी की बहुत ज्यादा डिमांड करती हैं, दूसरा होता ये है कि हमने पेस्टिसाइड डाला हुआ है और हमने फर्टिलाइजर्स डाला हुआ है जो इस पानी के साथ बह करके, वो सॉइल पोल्यूशन तो करते ही करते हैं, साथ ही ये पानी के साथ बह करके बारिश के समय में या बाढ़ के समय में नदियों के पानी से मिल जाते हैं, और वो नदियों के पानी को भी प्रदूषित करते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हम लोगों ने जो हमारा एक ट्रेडिशनल पैटर्न था खेती करने का, जिसमें हम मिक्स क्रॉप की खेती करते थे, क्योंकि मिक्स क्रॉप की खेती करने पे ये होता है कि आपको फर्टिलाइजर कम डालना पड़ता है, और दूसरा पॉजिटिव ये होता है कि आपको पानी का भी प्रयोग कम, पानी की जरूरत थोड़ा कम पड़ती है। वो सारे ट्रेडिशन हमने छोड़ दिए हैं और बहुत ज्यादा एम्फेसिस हमने कैश क्रॉप पे डालना शुरू दे दिया है। तो इसको एड्रेस करने का तरीका तो जो मुझे समझ में आता है वो यही हो सकता है कि सबसे पहले तो हम जो हमारा सीवेज वाटर है,
जिसको हम ग्रे वाटर कहते हैं, जो ग्रे और ब्लैक दोनों ही मिला के बनता है। ग्रे वाटर वो होता है जो हम किचन और बाथरूम में यूज करते हैं, और ब्लैक वाटर वो होता है जो हम टॉयलेट में यूज करते हैं। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटे स्तर पे, गांव के स्तर पे सीवेज वाटर को कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करके रीयूज करने की तरफ प्रयास करें, ताकि उस पानी का हम फिर से खेती के लिए प्रयोग कर सकें। यद्यपि कि इसके अपने भी कुछ खतरे हैं इस तरह के पानी को प्रयोग करने के, लेकिन फिर भी ये एक उपाय हो सकता है कृषि क्षेत्र में फ्रेश वाटर के प्रयोग को कम करने का, ताकि वहां से हम पानी बचाएंगे तो हम पोर्टेबल वाटर को दूसरी जगहों पे यूज कर पाएंगे। जी। तो मैम इसमें एक और बात आती है कि जो हम इस तरह की बात कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी हम चाहेंगे कुछ प्रकाश डालें। तो ये एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो ये यूएन का एक प्रोग्राम है जिसमें कि 2000 में एक प्रोग्राम के साथ वो आए थे, 2001 में अगर वो लागू हुआ था, वो था मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य ये था कि 2015 तक सबके पास टॉयलेट होंगे और सबको पीने का साफ पानी मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। वो 15 प्रोग्रामों के साथ वो आया, लॉन्च किया गया था, जिसमें हम बहुत पीछे छूट गए, नहीं उसको पूरी तरह से कर पाए। तो फिर 2015 हम ही नहीं, काफी देश उसमें पीछे छूट गए। तो फिर 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल को क्या कहेंगे जैसे हिंदी में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से, मतलब ऐसे विकास की प्रक्रिया जिसमें कि हमारे सतत विकास की प्रक्रिया, बल्कि आप कह सकते हैं उसमें, जिसमें कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा के रख सकें। तो इस तरह के इस आइडिया के साथ लागू किया गया, जिसमें कि 2030 तक ये टारगेट है कि हम इंडिया पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री हो, मतलब कि सबके पास शौचालय उपलब्ध हो और सबको पीने का साफ पानी उपलब्ध हो घर पे, टैप वाटर। तो उस दिशा में काम चल रहा है गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी ये दिल्ली वाला केस, कि जब दिल्ली में अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो गई पानी में, तो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करना पड़ा, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। और फिर अभी भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं कर पा रहे, 70 to 80% ही वो काम कर पा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए सबसे पहली जरूरत ये है कि हम अपने पानी के दोहन को और सीमित करें। कहने का मतलब ये है कि हम घरेलू स्तर पे भी ये प्रयास करें कि हम कम से कम पीने के पानी को बर्बाद करें। जैसे हम फ्लश करने के लिए अमूमन 10 लीटर पानी एक बार में बहा देते हैं, और खास करके दिल्ली में तो ज्यादातर घरों में जहाँ पे फ्लश सिस्टम है वहाँ पे पीने का ही पानी एक ही पानी होता है, वो जो सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है टैंकी से। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको ज्यादा इनोवेटिव होने की जरूरत है, और कोशिश करनी चाहिए कि हम जो बाथरूम का पानी है या जो किचन में यूज किया हुआ पानी है, इस पानी को टॉयलेट फ्लशिंग के लिए यूज करें। इसके लिए तरीका ये हो सकता है कि हम, जैसे मैं आपको एक इसमें बताना चाहती हूँ कि इस समय साउथ अफ्रीका में एक जगह है केप टाउन, वहाँ पे लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत है, और ये माना जा रहा है कि वहाँ की सरकार ने ये घोषणा की है कि 6 जुलाई को वो लोग टैप बंद कर देंगे। मतलब कुछ पूरे शहर में कुछ लिमिटेड जगह होंगे, 200 लिमिटेड पॉइंट्स होंगे जहां पे पानी मिलेंगे, और लोगों को जाकर के वो पानी वहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का लेवल वहां पे बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, कम हो गया है। लोग पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जमीन के अंदर से। तो इसमें कुछ स्प्रिंग्स हैं जहां से वो पानी कलेक्ट कर रहे हैं अभी, और कुछ जगह कुछ टैप्स होंगे जो कि रनिंग होंगे। उन्होंने मतलब उसको डे 0 किया है, नाम दिया है डे 0, मतलब उस दिन जिस दिन से पानी नहीं मिलेगा। तो अब लोग वहां पे सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कितना बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और इवन मैं आपको बताऊं कि यूएनडीपी की भी रिपोर्ट आई है, और कुछ न्यूज चैनल लाइक बीबीसी ने भी इंडिपेंडेंट वर्क करके ये इस बात पे वो लोग आके मतलब आए हैं कि ये कंडीशन केवल केप टाउन की नहीं है, आने वाले दिनों में यही कंडीशन आपके इंडिया में बेंगलोर की होने वाली है, क्योंकि वहां पे भी पानी की अवेलेबिलिटी ऐसे आप देखेंगे तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वहां पे जो लेक्स हैं, जैसे वहां पे एक बेलंदुर लेक है, रचना हल्दी लेक है, और जक्कूर, मतलब जो वहां पे लेक्स हैं वो सब पोल्यूटेड हैं।
या पोल्यूटेड होती जा रही हैं। और दूसरी एक चीज ये है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक जो हमारे अंदर एक एस्पिरेशन है, एक इच्छा है डेवलपमेंट को लेकर के, तो हम क्या करते हैं कि हम लेक एरिया को भी लगातार मिट्टी से दबा के उसके ऊपर फ्लैट्स बनाने लगते हैं। तो इससे होता यह है कि हम वेटलैंड को खत्म करते हैं, और जब वेटलैंड खत्म होते हैं ना, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के चांसेस उसी रफ्तार से खत्म होते चले जाते हैं। जी मैम, सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, थोड़ा इसके बारे में भी प्रकाश डालें। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि SDG 6 को गवर्नमेंट ने लागू किया है। उनका ये एम है कि 2022 तक रादर वो ओपन डेफिकेशन फ्री, एक तो क्योंकि सैनिटेशन और वाटर आपस में बहुत जुड़े हुए चीज हैं, तो सबको शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाए। दूसरा ये है कि सबके पास पानी हो, उनके अपने घर के प्रेमाइस में साफ पीने का पानी हो। इस पे सरकार काम कर रही है, और इस लिहाज से आप देखेंगे कि उन्होंने कई प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, जैसे कि नदियों को पोल्यूशन से बचाने के लिए बड़े स्तर पे बहुत ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, जो सेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जैसे NDMC का जो एरिया है, वहां करीब 7-8 लोगों ने, गवर्नमेंट ने 7-8 डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर प्लांट बनाए हैं। जैसे अगर चूंकि हम दिल्ली के रहने वाले हैं तो एरिया से ज्यादा वाकिफ हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि लोधी गार्डन में सरकार ने PPP मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत एक डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर प्लांट बनाया है, जिसका पानी का प्रयोग वो पूरे लोधी गार्डन को सिंचाई में करते हैं। ऐसा ही उन्होंने नेहरू पार्क में भी किया है। ऐसा ही प्लांट उन्होंने यहाँ पे सत्या मार्ग पे जो ब्रिक्स गार्डन है वहां पे भी बनाया है। तो मैं ये आपको एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ कि ये सारे इनोवेशंस या ये सारे टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए किया जा रहा है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन ने मना कर दिया है ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने से, पाबंदी लगा दी है। और जब आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो तभी कुछ चांसेस हैं कि हम उसको रिप्लेनिश कर पाएं। तो इस एक्सट्रैक्शन पे रोक लगाने के साथ साथ एक ये कदम लिया गया कि अब पार्क और रोड पे जो पेड़ हैं उनकी या रोड की सफाई, इन सारे कामों के लिए हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करके फिर से यूज करें। तो ये एक सराहनीय कदम है, और इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स दूसरे पार्ट्स में भी इंडिया के चलाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के साथ एक लेकिन दिक्कत आती है जयती, इन प्रोजेक्ट्स के साथ कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें लोग जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, सरकार के प्रयास उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। जी, शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम। यहाँ लेते हैं एक अल्प विराम। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए समर्पित NIOS बेसिक शिक्षा, OBE माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण VET कार्यक्रमों के लिए NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in या NIOS के नजदीकी केंद्र से आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं पानी की शुद्धता और उपलब्धता पर। अभी हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। अब हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा शिक्षार्थियों और श्रोताओं कि हम शुद्ध जल की चाह में, एक बढ़िया पानी पीने की चाह में घरों में RO का यूज करते हैं। तो मैम, ये जो RO जो टर्म जो है अब काफी फेमिलियर हो गया है। हम हर जगह पानी जब जाते हैं तो पीने के लिए ढूंढते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ RO है या नहीं है, मतलब हमने नॉर्मल पानी पीना बंद कर दिया है। तो ये हमारे लिए कितना लाभदायक है, हानिकारक है, इस पर भी प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी जयती कि हमें RO की जरूरत तब पड़ती है जब कि हमें ये, मतलब जो भी RO हम लगवा रहे हैं, एक तो हमारा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि जो भी पानी हमारे घर पे भेजा जाता है वो साफ नहीं है। जी हाँ, तो जबकि ये हमेशा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि वो पानी साफ नहीं हो। दूसरी बात ये है कि हम एक स्टैंडर्डाइज RO जो भी कंपनी लगा देती है आके, जो भी कंपनी, उसको लगवा लेते हैं बिना ये जाने कि हमारे पानी का TDS कितना है, हमारे पानी में एक्चुअली कौन सा मिनरल ज्यादा है या कम है, ठीक है। या हमारे पानी को कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पानी एकदम साफ है, उसको केवल अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट की जरूरत है। मतलब इन सारी चीजों की डिटेल में हम नहीं जाते।
और जा भी नहीं पाते। इवन जो हमारे यहाँ आरओ लगाने वाले कर्मचारी आते हैं वो भी इतने इक्विप्ड नहीं होते या इतने जानकार भी नहीं होते बहुत बार कि वो हमें इस तरह की बातों के बारे में बताएं। जैसे मैं आपको बता रही थी अभी कि WHO ने जो गाइडलाइन जारी की है पानी के लिए, उसने कहा है उसके हिसाब से पानी अगर 300, पानी का TDS अगर 300 है, 300 है, तो वो पानी पीने के लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन आप पाएंगे कि अगर आपके घर में कोई आरओ लगाने वाले आते हैं और वो आपके पानी को चेक करते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और अगर आपके पानी का TDS 200 है या 160 है तो वो एकदम कहते हैं अरे मैडम आप तो कैसा पानी पी रही हैं, बहुत खतरनाक है, 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें पानी, इवन WHO तो इस हद तक जाता है कि अगर आपके पानी का TDS 600 है तो भी पानी पीने लायक है, 600 के ऊपर है तो आपको प्रिकॉशन करना चाहिए। तो ये बात इसलिए जरूरी है कि जब हम आरओ लगाते हैं तो आप पाएंगे कि आरओ का पानी और बिना आरओ के पानी, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फिल्टर ना लगाइए घर पे, लेकिन हमें आरओ के लेवल का फिल्टर चाहिए कि नहीं, ये एक बार जरूर सोचने की बात होती है। क्योंकि आप सिंपल फिल्टर से भी पानी को साफ कर सकते हैं, जिसमें क्योंकि हम पानी में फीकल कोलिफॉर्म नहीं हो, फीकल कोलिफॉर्म वो बैक्टीरिया होते हैं जो मनुष्य की एक्सक्रीटा में होते हैं, तो वो पानी में आ जाते हैं। और अगर वो नहीं है आपके पानी में तो आप सामान्य वाले फिल्टर से भी काम चला सकते हैं। तो सामान्य फिल्टर आप लगाइए, उनसे बहुत ढेर सारे इस तरह के बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो छन जाते हैं, बाहर हो जाते हैं और आपको साफ पानी मिल जाता है। अगर आपको वाकई पता है कि आपके पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है या आपके पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, तो वहां पे आप उस तरह के स्पेशलाइज आरओ लगाने की आपको जरूरत है। क्योंकि आपके आरओ सिस्टम में ये नहीं, जो हम आरओ यूज करते हैं वो इतना सेंसिटिव नहीं होता है कि वो TDS को उस लेवल पे नाप सके। वो क्या करते हैं, वो सिस्टम ये करता है कि वो टोटल डिजोल्व सॉलिड की बात करेगा। तो अगर आपके पानी में टोटल डिजोल्व सॉलिड की बात हम जब कर रहे हैं तो मैग्नीज नहीं है बिल्कुल, सपोज आपके पानी में सल्फर बिल्कुल नहीं है लेकिन क्रोमियम हाई लेवल पे है, जिसको कि वो डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ क्रोमियम है, तो वो क्रोमियम को ही केवल TDS के मैप में वो क्रोमियम को आइडेंटिफाई करेगा कि ये TDS है इतना और मुझे इसको इतना करना है। इसके बावजूद वो पानी आपको पीने के लिए सुरक्षित नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जब हम आरओ लगाएं तो सबसे पहली जरूरत होती है कि हमारे पानी का कंपोजिशन क्या है, हमारे पानी में किस तरह का मिनरल है, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आपको हमेशा आरओ लगाने की जरूरत पड़ती ही है। सामान्य फिल्टर जो होते हैं वो भी आपको अच्छे मददगार साबित होते हैं, क्योंकि वो आपको मैग्नीज देते हैं, वो आपके पानी में कैल्शियम रहने देंगे, वो आपके पानी में मैग्नीशियम रहने देंगे। ये सारे तत्व आपको आपके बॉडीली फंक्शन को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। शारीरिक मतलब पाचन से लेकर के हड्डियों के निर्माण से लेकर उनको बनाए रखने में वो मददगार साबित होते हैं। इसलिए आरओ लगाने से पहले पानी का चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी, अब बात करते हैं मैम, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया है तो हम थोड़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी जान लेते हैं कि ये जो वर्षा जल संचयन है ये क्या है, हम कैसे कर सकते हैं। जो नए बन रहे हैं घर, उसमें हम किस तरह से वर्षा जल संचयन के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, या जो पुराने घर जो बने हुए हैं जिसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी उसको हम कैसे संचय कर सकते हैं, क्या परिवर्तन करके उसमें हम संचय कर सकते हैं और उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। जयती, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम लोग भी बात कर भी रहे थे कि हमारा जो रेन वाटर होता है वो या तो फ्लड क्रिएट करता है और या तो बहकर नदियों में चला जाता है, वो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाता। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी तो हम उस ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज, जो हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है उसको भी हम रिचार्ज कर पाएंगे। हमारा एक्वाफर फिर से एक बार रिच वाटर एक्वाफर हो जाएगा। उसके लिए देखिए, इसमें जो एक तो होता है कि जो नए मकान बन रहे हैं खास करके उनके लिए वो अपने जितने भी ओपन स्पेस होते हैं वहां से वो पाइपलाइन को डायरेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर वो अंडरग्राउंड संप बनाते हैं। अंडरग्राउंड संप मतलब कि एक टैंक बनाएंगे जो जमीन के अंदर होता है, ठीक है। और उस टैंक की चारों तरफ तो वो पक्का करते हैं लेकिन उसके बॉटम को वो उसकी तली को वो सीमेंटेड नहीं करते, पक्का नहीं करते, वो मिट्टी का ही रहता है ताकि वहां से पानी सीप करके नीचे जा सके, परकोलेट हो सके। तो वो ऐसा एक
ये मतलब ये, बल्कि मैं आपको बताऊं कि कुछ राज्यों में इसकी गाइडलाइन भी दी गई है। इवन दिल्ली में भी गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी करेगी अगर आप इस तरह का बनवाना चाहते हैं, और तो आप जल बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। वहां पे वो आपको इसमें मदद करते हैं कि आप कैसे इसको बनाइए। आपके घर की वो लोकेशन देखते हुए आपको परफेक्ट प्लेस भी बताते हैं कि कहाँ पे बनाना उसको बेस्ट होगा। तो उसको आप बना करके उसको आप दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो होता है कि उस पानी को पीने के लिए तो नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो बारिश का पानी है और तमाम नालियों से होते हुए आपके घर के तमाम पार्ट से होते हुए आया है। लेकिन आप उसका प्रयोग बागवानी के लिए कर सकते हैं, घर में टॉयलेट में डालने के लिए कर सकते हैं उसका प्रयोग आप। और आप उस पानी को थोड़ा सा सफाई करके या छान करके सामान्य कपड़े से भी, या फिल्टर से, जो सामान्य फिल्टर आते हैं उनसे आप सब्जी धोने से लेकर के और ये नहाने वगैरह के लिए प्रयोग कर सकते हैं। खाने और पीने के लिए उस पानी को प्रयोग करना बहुत उचित नहीं है। दूसरा चीज ये है कि इस तरह का वाटर हार्वेस्टिंग करके जो आपको वाटर स्केर्सिटी भविष्य में झेलनी पड़ सकती है, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं बहुत हद तक। और जो पानी हमारा फ्लड बना देता है और बह के नाली में चला जाता है और आगे नदियों में, वो पानी हमारा जमीन के अंदर जाएगा तो हमें ग्राउंड वाटर फिर से रिप्लेनिश होगा। दूसरा तरीका इसका, ये तो मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रही थी, और इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे केसेस पाए गए हैं। खास करके बेंगलोर में लोगों ने इस पे काफी एक्सपेरिमेंट किया है। बेंगलोर की बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि वो वाटर स्केयर सिटी है और वहां लोग इसके लिए बहुत ज्यादा इनोवेटिव होने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से कितना पानी बचा लें। और वो ऐसी सिटी है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर हफ्ते में एक बार तो बारिश हो ही जाती है। इसी तरह का इनोवेशन आपको वहां देखने को मिलेगा चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई भी वाटर स्केयर सिटी में बढ़ती जा रही है। ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये आइडिया दिया है, या आप कह सकते हैं किस तरह के प्रोग्राम्स निकाले हैं जहां आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वो आपको कंसेशन भी दिलवाते हैं और वो हेल्प भी करते हैं बनाने में। दूसरा, जैसे कम्युनिटी लेवल पे, जैसे मान लीजिए कि हम किसी छोटी बस्ती में रहते हैं जी। तो छोटी बस्ती में तो हर एक के घर में एक हम सम्प बना दें, ये तो संभव नहीं है। तो उसमें ये कर सकते हैं कि हम बस्ती के बाहर, बस्ती के आसपास कोई एक जगह ऐसी आइडेंटिफाई करें जहां पे कि हम नालियां के थ्रू पानी वहां तक ले जाएं। लेकिन उसमें हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नालियां केवल और केवल रेन वाटर के लिए ड्रेन हो। जो नालियां हम बनाए वो रेन वाटर ड्रेन हो, उसमें हम सीवेज या गंदगी ना करें। खास करके बरसात के मौसम में तो बिल्कुल ना करें, ताकि जो पानी कलेक्ट हो एक जगह पे वो साफ सुथरा बरसात का पानी इकट्ठा हो। एक कम्युनिटी लेवल पे हम ये कर सकते हैं। और सोसाइटीज जैसे होती है, सोसाइटीज भी, गवर्नमेंट ने सोसाइटीज को भी ये बोला है कि अगर वो अपने पार्क में किनारे अंडरग्राउंड सम्प बना सकती हैं। अंडरग्राउंड सम्प वही जो नीचे पानी जमीन के नीचे टैंक की तरह होता है, और फिर सारी नालियां ले आकर के उसमें खोलें। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कह सकती हूं मैं कि जरूरत ये होती है कि आप इसमें सीवेज का पानी, किचन का पानी और बाथरूम का पानी नहीं मिलने दें। मतलब ये नालियां बिल्कुल अलग होनी चाहिए उन नालियों से। तो ये तो मतलब इसका फिर प्रयोग आप फ्लशिंग के लिए कर सकते हैं, गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं, बर्तन धुलने के लिए कर सकते हैं। इस तरह से आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए आप इन पानी का प्रयोग कर सकते हैं। जी मैम, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, तो हम एक और बात रह जाती है कि इतनी सारी जो बातें हुई, जो हमने सिंचाई की बात की, भूमिगत जल की समस्या की बात की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की, अब हम बात करते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन कि किसी भी चीज की समस्या से उबरने में जो लोगों की भागीदारी है वो कितना महत्व रखती है, और साथ ही साथ आपकी एकल भागीदारी किस तरह से हो सकती है। यदि पानी के संबंध में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पानी को यूएन ने ह्यूमन राइट्स की तरह से आइडेंटिफाई किया है कि मतलब मुझे पानी मिले, ये मेरा मानव अधिकार है कि मुझे पानी मिलना चाहिए। तो आप अधिकार की बात तभी कर सकते हैं जब आप जिम्मेदारी निभाने की बात करिए। तो मुझे पानी मिले, अगर ये मेरा अधिकार है तो मैं पानी बर्बाद ना करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो और ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों लेवल पे आती है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम अपने घर के लेवल पे पानी कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि हम जब सब्जियां धुलते हैं या हम जब बेसिन में लगातार हाथ धुलने के लिए जाते हैं, तो हम कोशिश करें कि उस पानी को कलेक्ट करें। उसको कलेक्ट करने का एक तरीका ये होता है कि अगर आपके यहाँ बेसिन है तो आप बेसिन के पाइप के नीचे एक बड़ा सा टब लगा दीजिए, और आपका दिन भर का जो पानी कलेक्ट होता है उसको आप रात को यूज कर दीजिए टॉयलेट फ्लशिंग वगैरह के लिए। जी ठीक।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जिस जगह पे आपको हाथ धुलना है उस जगह पे ही, या सब्जी धुल रहे हैं उस जगह पे ही टब रखिए या उस टब में ही ले जाकर धुलिए, और फिर उसका यूज आप कर सकते हैं वापस झाड़ू पोछा लगाने में। खास करके किचन का जो पानी होता है, जो सब्जियां धोने या सफाई में इस तरह से यूज होता है, उसका आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं घर में झाड़ू पोछा वगैरह करने में। ऐसे ही जब आप नहाने में पानी प्रयोग करते हैं तो उस पानी को अगर आप कलेक्ट कर सकते हैं, अगेन आपको वही करना पड़ेगा कि आप टब में पानी कलेक्ट करिए, या शावर अगर लेते हैं आप तो टब में खड़े होकर शावर लीजिए ताकि वो पानी ज्यादा फैले नहीं और आप उसे कलेक्ट कर सकें। तो उस पानी का भी प्रयोग आप झाड़ू पोछा करने के लिए कर सकते हैं। जैसे इसी कंटेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कुछ आरओ ऐसे हैं चलन में जो कि 5 लीटर पानी क्लीन करने के लिए 10 लीटर पानी बर्बाद करते हैं। तो कुछ लोग उनको कलेक्ट करते हैं और रीयूज भी करते हैं, लेकिन वो उतना एफिशिएंट यूज नहीं हो पाता है। तो मतलब कहने का यह है कि आप उस आरओ वाटर को भी आप यूज कर सकते हैं सब्जियां धुलने से लेकर के झाड़ू पोछा करने के लिए, सब्जियां धुलने के लिए, इवन बर्तन धुलने तक में। तो इस तरह से आप कम पानी यूज करेंगे साफ जो पीने वाला है। और ये तो इंडिविजुअल लेवल पे जो आप अपने घरों में कर सकते हैं। आप इस तरह से किचन वेस्ट या जो भी किचन का वेस्ट वाटर होता है उसका आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली किचन वेस्ट में उस तरह से केमिकल्स नहीं होते। बाथरूम वेस्ट में तो फिर भी होते हैं, क्योंकि हम सोप लगाते हैं, हम तमाम तरह के शैम्पूज लगाते हैं, तो उसके केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन किचन में नॉर्मली इस तरह के केमिकल्स नहीं होते, तो उसको आप बागवानी के लिए भी यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी लेवल पे हम ये कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सरकार की मदद लेके एक डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर प्लांट बना सकते हैं, जो कि जैसे ये दिल्ली में बहुत ढेर सारे ऐसे प्लांट्स हैं और सरकार उनके लिए मदद भी करती है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे आपने 2 mld वाटर आप प्रतिदिन निकलता है या 1 mld वाटर, तो आप उस पानी को दोबारा से टॉयलेट फ्लशिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं और बागवानी के लिए यूज कर सकते हैं। मैं टॉयलेट फ्लशिंग की बात इसलिए बार बार कह रही हूँ कि पाया ये गया है कि जो हमने टोटल डेफिकेशन फ्री वाला कॉन्सेप्ट लेके हम आए हैं और गवर्नमेंट ने जितने भी बनाए हैं टॉयलेट, पाया ये गया कि पानी, क्योंकि पानी हमारे ज्यादातर टॉयलेट फ्लश टॉयलेट्स हैं, उनके लिए हमें पानी चाहिए और वो पानी उन्हें नहीं मिलता तो लोग उसको स्टोर रूम की तरह यूज करने लगते हैं, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है विमेन के ऊपर कि उसके लिए भी पानी भर के ले आओ खास करके। तो ऐसे में अगर हम वेस्ट वाटर को रीयूज करें फ्लशिंग के लिए तो ये बर्डन कम होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम टॉयलेट रूम का प्रयोग टॉयलेट के उस जिस पर्पज से वो बना है उसके लिए यूज कर पाएंगे, इंस्टेड कि उसको स्टोर रूम या ऐसे डिसफंक्शनल कर देने के। जी जी। तो मैम थोड़ा सा और बता दीजिए कि अगर कोई अपने घर में कोई छोटा ट्रीटमेंट किट लगाना चाहे तो क्या ऐसे भी किट अवेलेबल है मार्केट में? नहीं, वाटर ट्रीटमेंट के लिए ऐसे कोई किट नहीं है जिसको कि आप वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकें जी। लेकिन जैसे आपने कहा आरओ, तो मैं आरओ से भी थोड़ा सा सिंपल जिसे आप यूज कर सकते हैं घर में, सामान्य फिल्टर है जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन घर में अगर आपको पानी रीयूज करना है तो एक तरीका ये होता है कि आप किचन वेस्ट, खास करके मैं किचन वेस्ट को ज्यादा, वेस्ट वाटर को ज्यादा महत्व इसलिए देती हूँ कि बाथरूम वेस्ट वाटर में मुझे लगता है कि केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है। तो चाहे उसको आप प्लांट्स पे डालिए या घर में किसी और काम के लिए यूज करिए, वो केमिकल वहां पे बना रहेगा, वो डिग्रेड नहीं होगा। इसलिए मैं किचन वेस्ट को ज्यादा, बाथरूम वेस्ट वाटर को आप टॉयलेट फ्लशिंग के लिए यूज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किचन का जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। इवन सब्जी अगर आपने धुला है तो उसको आप पतले कपड़े से छान के पानी को आप बर्तन मांजने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का हम काम कर सकते हैं।